जहां पर आप देख रहे हैं कि ये एक ऐसा प्रोग्राम आर्मी के सीनियर सिटीजन्स या रिटायर्ड लोगों द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, जहां पर रिटायर्ड हो जाने वाले कमांडेंट्स की आप सबको नमस्कार। मैं कमांडर अमोद कुमार चौधरी बोल रहा हूं। हमारे देश में आज लगभग 32 लाख पूर्व सैनिक हैं, जो कि विश्व में किसी भी देश के सबसे सर्वाधिक पूर्व सैनिकों की एक संख्या है। और इन 32 लाख के डिपेंडेंट्स हैं। ये सिर्फ मैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा और यूनिफॉर्म सर्विसेज हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं और जो सर्विसेज हैं, कोस्ट गार्ड है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। ये सिर्फ प्योर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की मैं बात कर रहा हूँ। एक सैनिक का जीवन लगभग 17-18 साल में शुरू हो जाता है और अधिकांश सैनिक जो हैं 15 से 20 साल तक की सर्विस के बाद रिटायर हो जाते हैं, जब उनकी उम्र मात्र 35 से 40 साल उम्र होती है। क्योंकि हमारी सेनाओं का उद्देश्य है कि हम एक यूथ प्रोफाइल मेंटेन करके रखें आर्म फोर्सेस में, इसलिए एक ये कंपल्शन है, एक ये ज़रूरत है कि हमारे सैनिक जल्दी रिटायर हों अधिकांश नंबर में, ताकि नई क्रॉप आ सके और सर्विसेज का यूथ प्रोफाइल बना रहे। अब जिस व्यक्ति का हमने यूथ देश के लिए नौछावर करा दिया, ये एक सरकार का और पूरे समाज का एक दायित्व है कि हम जब एक सैनिक रिटायर होता है उसकी ज़रूरतों का ध्यान रखा जाए। एक सैनिक जब बॉर्डर पे खड़ा होता है, अपने देश के झंडे की शान और निशान के लिए वो अपनी जान बाजी पे लगा देता है। लेकिन जब वो रिटायर होकर अपने गांव, अपने शहर, अपने देश में आता है वापस, तब उसको कहीं मन में उस विचार को लेके खिन्नता होती है। क्योंकि जब वो वापस आता है, जिस शान से वो देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करना चाहता है, लेकिन उसको वो इज्जत उसको वापस नहीं मिलती। और हमारे देश की सर्विसेज जितनी भी हैं, वो सिर्फ एक चीज़ के लिए काम करती हैं, पैसों के लिए काम नहीं करती, वो तनख्वाह के लिए काम नहीं करती, अपनी इज्जत के लिए। स्टेट गवर्नमेंट हमारे पूर्व सैनिकों को जब रिटायरमेंट के बाद आते हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट की लायबिलिटी है कि उनको जॉब प्रोवाइड कराना। और अगर जो लोग जॉब नहीं करना चाहते, जो स्टार्टअप में जाना चाहते हैं, उनका जो क्यूरेशन पीरियड है वो राज्य सरकार की जिम्मेदारी से होना चाहिए। क्योंकि हमारे भूतपूर्व सैनिकों को आर्थिक और बैंकिंग सिस्टम का ज़्यादा ज्ञान नहीं होता, इसलिए ये बहुत आवश्यक है। अब रही, आपने आजकल अखबारों में OROP, PCDA, स्पर्श, ये सब नाम सुने होंगे। ये सिर्फ एक सिस्टम को सही लाने की समस्याएं हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि ये गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन इसमें काम कर रही है। शीघ्र ही ये समस्या, जब बदलाव आता है तो बहुत सारे लोगों को समस्या आती हैं। हमारे जो पेंशनधारी हैं उसमें एक बहुत बड़ी एक संख्या है जो कि विडोज़ हैं। अब वो महिलाएं बड़ी उम्र की होती हैं, उनके पास संसाधन नहीं होते, तो उनको ये ख़ास तौर से उनको ये दिक्कत हो रही है स्पर्श में आने में, क्योंकि वो स्मार्टफोन के आदी भी नहीं है और ये एक समस्या आई है। लेकिन जिस प्रकार PCDA इलाहाबाद हमारा जो कार्य कर रहा है, हर रैली में आ रहे हैं, जो मुख्य बैंक हैं वहाँ पर उन्होंने हेल्प सेंटर बनाए हैं, तो ये समस्याएं भी शीघ्र दूर हो जाएंगी। मैं आज की तारीख में यहाँ पे एक्स सर्विसमैन लीग का प्रेसिडेंट के तौर पे बैठा हूँ। पहले मैं बंगाल सैपर्स में डिप्टी कमांडेंट रह चुका हूँ और उसके बाद अलग अलग जगह सर्विस किया था और 2015 में मैं रिटायर होकर के रुड़की आया हूँ, तब से यहीं पे ही हूँ। जैसा आपने कहा, पूछ रहे थे कि क्या दिक्कतें हैं। दिक्कतें तो सभी को होती हैं थोड़ी बहुत, चाहे किसी भी जगह हो, चाहे वो सेवा में हो, चाहे सेवानिवृत्त हो। ऐसा है कि जब बदलाव आता है तो हर चीज़ सही ठीक नहीं होती है।
उसमें छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, और क्योंकि इतने सारे लोग हैं और सब लोग बहुत वोकल हैं, तो जिनको परेशानी होती है उनका आवाज़ ज़्यादा सुनाई पड़ती है, और जिन लोगों को सब कुछ ठीक होता है वो चुपचाप बैठे रहते हैं, वो कुछ बोलते नहीं हैं। तो इसी तरह जैसे आपने स्पर्श में पूछा, स्पर्श में दिक्कतें हैं क्योंकि नया सिस्टम आ रहा है और इसकी दिक्कतें रियल हैं, ये नहीं है कि फर्जी हैं, और उसकी कुछ बहुत अच्छी फ़ायदे भी हैं, बहुत अच्छे। पहले टाइम बहुत लगता था, इससे टाइम जो है बहुत कम हो गया है किसी भी चीज़ का समाधान के लिए। लेकिन क्योंकि इतने सारे लोग हैं, सबका इमीडिएट सोल्यूशन नहीं मिल सकता। आज मैं एक विडो को लेके आया था यहाँ पे, उसको पेंशन नहीं मिल रही है, उसको किसी कारणवश नहीं मिल रही है, और हम लोग उसको सही जगह पहुँचा नहीं पा रहे हैं जो कि उसकी पेंशन रीस्टार्ट करते। तो ऐसा एक विडो है यहाँ पे। इसी तरीके से बहुत सारे लोग पूरे इंडिया भर में। तो ये मेजर प्रॉब्लम है और इसको एड्रेस की जा रही है। ये नहीं है कि इसके ऊपर एड्रेस नहीं हो रहा है, लेकिन क्योंकि ये प्रॉब्लम थोड़ी सी बड़ी है और इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और टाइम लगेगा इसमें, और धीरे धीरे होगा। आज आयोजन किया गया है। ये जो हमारे फ़ौज में कल्चर है कि अपने पूर्वजों को देखभाल करनी है, उनका आदर करना है, सत्कार करना है, ये उसके वजह से हुआ है। प्लस जो गवर्नमेंट ने सारी चीज़ें, सारे ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए बनाए हैं, उनका भी मेल करके यहाँ पे लाया गया है। आज का अच्छा क्या है पहले वो सुनना चाहिए। इतने सारे लोग इधर आ गए, हमारी जिसकी छोटी मोटी प्रॉब्लम थी, बड़ी प्रॉब्लम थी, उन सब का नोटिस में आया, और उसको जब नोटिस में आया तो धीरे धीरे उसको ठीक भी किया जाएगा। आज अगर मैं बोलूं कि सारी के सारे लोगों के पास प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है। मैं आया हूं, मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, साहब आए हैं, साहब के पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, साहब हैं, साहब के पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम क्यों आए हैं कि जो बाकी लोग हैं जिनकी प्रॉब्लम है वो आपको और बाकी लोगों को बताएं, जिससे कि उसका समाधान निकाला जा सके। और इसके लिए PCDA से लोग आ रखे हैं, इलाहाबाद से स्पर्श के देखने वाले आ रखे हैं, यहाँ पे बैंक के लोग आ रखे हैं, यहाँ पे ज़िला सैनिक कल्याण वाले आ रखे हैं, और इन सब को मिल करके धीरे धीरे चीज़ें वो कर रही जा रही हैं। एक यहाँ पे हवलदार साहब हैं, उनकी टांग से नीचे वो चल नहीं पाते, उनका सेंसेशन ख़त्म हो गया, पैराप्लेजिक है, उनको व्हीलचेयर दिया जा रहा है। उसको दो तरीके से आप देख सकते हो कि उनका एक हमने भलाई कर दी, व्हीलचेयर मिल गई उनको फ्री ऑफ कॉस्ट। सेकंड कि भाई इतने दिन से उसको व्हीलचेयर नहीं मिली और वो बेचारा घूम रहा है। सो एवरीथिंग हैज़ टू एस्पेक्ट्स टू इट। ग्लास इज़ हाफ फुल या ग्लास इज़ हाफ एम्प्टी। अगर हम देखें कि हाफ फुल है तो सब लोग खुश रहेंगे, और अगर देखें हाफ एम्प्टी है तो थोड़ा सा तकलीफ़ होगी, सवाल उठते रहेंगे। तो वो देखना चाहिए, इतना मैं कहूँगा। और मेरे हिसाब से यहाँ बहुत अच्छा काम हो रहा है, और कोशिश हो रही है कि जो अगर हमें दिक्कतें किसी की हैं वो उसका हम सुधार कर पाएँ किस तरह। मैं ऑडी कैप्टन परमहंस सिंह, मैं बंगाली इंजीनियर से हूँ। 1965 में मैं भर्ती हुआ था, अक्टूबर 1965 में, और 1 दिसंबर 1995 को मेरी रिटायरमेंट हुआ था आर्मी से। उसके बाद मैं शुगर मिल का भी मैं 14 साल सिक्योरिटी अफसर रहा था। जब आया मैं 2010 के बाद, फिर मैं यहाँ एक्स-में लीग से जुड़ गया। स्टाफ हैं हम लोग, कोई तनख्वाह नहीं लेते, निःशुल्क सेवा करते हैं। हम लोग के मन में एक ऐसी इच्छा है कि हमारे जो बुजुर्ग वेटनर्स हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, विधवाएं हैं या उनके आश्रित बच्चे हैं, कितना हम उनको भलाई कर सकें। और ऐसा उनके घर तक भी जाके हम लोग ऐसा कुछ करते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग अपना तेल खर्चा करते हैं गाड़ी का तो हम लोग कुछ इसके बदले में चाहिए, कुछ नहीं। हम लोग को बहुत गवर्नमेंट ने इज़्ज़त आबरू से हम लोग को रिटायर किया है, अच्छी पेंशन देती है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि कुछ हमारा समय उनकी सेवा में लग जाए। जैसे ये है ब्रिगेड, अपने आदमी को बुलाती है तो ये एक मान सम्मान है। मान सम्मान ही होता है कि चलो हमको, नहीं तो जिंदगी सारी जी रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं। अभी व्हील चेयर की बात साहब करते, व्हील चेयर जिसको मिलेगा उसको एक फ़ायदा होगा, प्लस उसकी मान सम्मान हो कि मुझे, मैं अपंग हूँ तो मुझे बुलाकर सेना ने मुझे दिया है।
तो उसके मन में कुछ और उत्साह होता है। तो ये सब काम करके हम लोग का यही एक लक्ष्य है कि हमसे जितना भी पूर्व सैनिक, उनके विधवाएं, उनकी औरतों के, उनके बच्चों को जितना मदद हो सके उतना करने के लिए हम लोग अपना प्रयास करते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी होती है। सर, स्वागत है आपका हमारे नमस्कार सिटी न्यूज़ चैनल में। और मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा, एक तो हमारे दर्शकों को आप अपने बारे में बताते हुए, ये पतंजलि के जो मैं स्टॉल्स यहाँ देख रहा हूँ आज आर्मी में, किसी और कंपनी के नहीं है, सिर्फ पतंजलि के नज़र आ रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप रोशनी डालें, क्या किस तरह का मामला पतंजलि का सेना के साथ जुड़ा हुआ है? देखिए, मैं भारतीय सेना से रिटायर्ड ब्रिगेडियर हूँ। मेरा नाम ब्रिगेडियर टी.सी. मल्होत्रा है और करीब 36 साल सेवाएं देने के बाद पिछले साल मैं रिटायर हुआ था और अभी करीब पिछले 7 महीने से मैं पतंजलि में चीफ जनरल मैनेजर के पद पे तैनात हूँ। इनकी सभी ट्रस्ट्स की देखभाल करता हूँ। जहाँ तक इस फंक्शन की बात है तो मिलिट्री कैंटोनमेंट यहाँ से रुड़की से हमें एक निवेदन आया था इनकी तरफ से कि आप पतंजलि के बारे में यहाँ पे हमारे स्टॉल्स लगाएं और उसके बारे में यहाँ पे जो हमारे भूतपूर्व सैनिक भाई हैं और बहनें हैं उनके बारे में थोड़ा बताएं। तो हमारा उसमें ये था कि जैसा कि आप जानते हैं, स्वामी रामदेव जी और पूज्य महाराज आचार्य बालकृष्ण जी द्वारा स्थापित ये कंपनी है और पतंजलि का जो पूरा जो फोकस है वो सिर्फ 3 चीज़ों पे है। एक तो स्वदेशी और दूसरा राष्ट्र निर्माण, और उसके लिए जो माध्यम हम यूज़ कर रहे हैं वो है आयुर्वेद और योगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके प्रयासों से और हमारे स्वामी रामदेव जी के प्रयासों से आज इंटरनेशनल योगा दिवस 21 जून को मनाया जाता है। तो धीरे धीरे योग जो है पूरी दुनिया में फैल रहा है और लोगों को ये भी आभास हो रहा है कि कुछ ऐसी बीमारियां जिनका एलोपैथिक में इलाज नहीं है, उसका इलाज योग और आयुर्वेद से निकल रहा है। और वही हमारा फोकस था। हमको जब इनसे निवेदन आया तो इनका भी यही निवेदन था कि आप जो है हमें थोड़ा सा एक्सपोजर दें। तो जैसा कि आप देखें, हमने यहाँ पे 5-6 स्टॉल लगाए हैं जिसमें नेचुरोपैथी, एक्यूपेंचर, आयुर्वेद, योगा, और उसके अलावा पतंजलि कुछ और कार्यवाही भी कर रहा है जिसके बारे में लोगों को ज्ञान नहीं है कि हमारा एक स्टेट ऑफ द आर्ट रेजिडेंशियल स्कूल चल रहा है जिसमें आचार्य कुलम, जिसमें हम अभी भर्ती के लिए सेशन के लिए भी है, पतंजलि यूनिवर्सिटी है। और इन सब के लिए जो है स्वामी जी के निर्देश के हिसाब से और आचार्य जी के निर्देश के हिसाब से यहाँ पर पूरा स्वदेशी के ऊपर और मेक इन इंडिया को, जो अगर कोई चीज़ आज कंपनी सार्थक कर रही है तो वो सिर्फ पतंजलि कर रही है। ठीक है। उसके अलावा जो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये मिस्टर रवि पंडित, ये CEO हैं पतंजलि वेलनेस के, तो आप वेलनेस के बारे में तो आप इनसे पूछ लीजिएगा। लेकिन बाकी जो पतंजलि के जो सारे यहाँ पे एफर्ट्स आपको दिख रहे हैं, तो उसके लिए सारा जो हमारा फोकस जो वो है और जो हमारा निर्देश ये है कि जो होगा वो इसी देश में लगाया जाएगा। तो उसी आइडियल्स पे पतंजलि चल रहा है, मेक इन इंडिया, सर्व इंडिया टू मेक ए बेटर इंडिया। थैंक यू। थैंक यू। हमारे न्यूज़ चैनल में तो जैसे अभी सर ने आपके बारे में बताया, 2 शब्द हमारे चैनल के थ्रू दर्शकों के लिए। I am Dr. Ravi Pandit, CEO पतंजलि वेलनेस। वेलनेस हम लोगों ने देखा है कि आफ्टर कोविड-19 we saw a huge change in the mindset of Indian community, at least middle class, जिनका पहले रुझान नहीं था वेलनेस की तरफ, वो काफ़ी लोग आने लगे इसमें। वेलनेस इज़ ए बज़वर्ड ऑफ दीज डेज। हम लोग पहले प्रिवेंटिव हेल्थ के लिए, खासकर मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, प्रिवेंटिव हेल्थ की तरफ हमारा ज़्यादा रुझान नहीं था हमारी सोसाइटी का। ये अभी हुआ है, रिसेंटली हम देख रहे हैं, ये 2-3 साल में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और ये आगे बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। पतंजलि वेलनेस जो है, वी आर वर्ल्ड लीडर्स इन दिस, वी आर द प्राइम एजेंसी जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट इतना आगे तक लाया है। पूज्य महाराज जी के गाइडेंस में वही सब कुछ कर रहे हैं। इसमें हमारे यहाँ पर तरह तरह की थेरेपीज़ होती हैं, ट्रीटमेंट्स होते हैं, बहुत सारे क्रिटिकल डिजीज़ भी हम यहाँ पर ठीक करते हैं। लोग आते हैं, क्रिटिकल पेशेंट्स आते हैं और बहुत सारे ठीक हो गए हैं, इवन कैंसर पेशेंट्स, कार्डियो, बहुत सारे किडनी फेलियर, इस तरह के भी आते हैं। मोस्टली तो खैर प्रिवेंटिव है, वेलनेस है, डिटॉक्स के लिए आते हैं जनरल लोग, या फैट लॉस के लिए आते हैं, वो अपना चले जाते हैं। हमारे यहाँ पर एक तो हरिद्वार में है फेज़ 2
जिसकी आपको पता ही है कैपेसिटी मोर देन 2000, और एक योगग्राम में है, एक निरामियम है वहीं पर हरिद्वार में, और एक वेदा लाइफ है आगे ऋषिकेश वो हिल पर है। हर एक जगह पे डिफरेंट सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए पैकेजेस हैं, फैसिलिटीज़ हैं, जिसको उन सुविधाओं में या उस बजट के आधार से ठीक लगता है वो वहाँ चला जाता है। बुकिंग्स हमारी हमेशा एडवांस रही हैं और आगे भी रहेंगी। देखिए, अगर आप देखेंगे ना, जो ह्यूमन बॉडी है, जब हम पैदा हुए हैं, या आप हमारे इंसिस्टर्स देख लीजिए, ऋषि मुनियों के टाइम पे सत्यायुग, द्वापर युग, कलयुग अब आ गया, तब तो ये एलोपैथी इतना नहीं था ना। तो वही जड़ी बूटियों और योग और प्राणायाम, इनसे ही तो लोग जी रहे थे ना। और उनकी लाइफ आपने देखी होगी, तब ज़्यादा लाइफ थी, जो आज इतनी हमारी नहीं है। हमारा जो अभी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, दैट्स नॉट दैट मच विच वाज इन आवर एंशिएंट टाइम्स। तो इसका क्या रीज़न है? हमारे एक तो लाइफस्टाइल की जो चीज़ें हैं, चेंजेस हैं, प्लस कुछ हम ऐसे चीज़ें कंज्यूम करती हैं जो हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट कर लेती हैं। नेचुरोपैथी आपको जीना सिखाता है, हाउ टू लिव विद द नेचर, हाउ टू लिव विद मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, क्या करना है, ठीक है ना। तो अगर एक आदमी स्टार्टिंग से ही नेचुरोपैथी की तरफ जाएगा, तो मुझे नहीं लग रहा है कि उसको कोई क्रिटिकल बीमारी या कोई ऐसा रोग लगने की वो होएगी प्रोबेबिलिटी, यस, नहीं होएगी। और होता क्या है कि लाइफस्टाइल डिजीज़ेस अगर आप देखेंगे, ये सारी हमारी ओन क्रिएटेड हैं। कोई भी चीज़, ओबेसिटी है, डायबिटीज़ है, या एनीथिंग, ब्लड प्रेशर है, ये सब नेचुरोपैथी ने इसका एक नेचुरल एक वो दिया है, एक इलाज दिया है, विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स एंड विदाउट मिनिमम एक्सपेंडिचर। तो अवेयरनेस की बात है। जो हम लोग अवेयर होते जाएंगे, अवेयर होते जा रहे हैं, तो इसकी तरफ लोगों का रुझान खुद ही बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। स्पेशली कोविड के बाद से लोगों का रुझान, स्पेशली कोविड के बाद हमने देखा सी चेंज इन द थॉट प्रोसेस ऑफ इंडियन मेंटालिटी एटलीस्ट, कि हम लोगों ने नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, इन चीज़ों को समझा, और तभी हमने इसमें बहुत ज़्यादा जंप भी देखा। आजकल लोग आते हैं, बुकिंग्स लेते हैं, कराते हैं।